वालेकुम, वेलकम बैक। तो शुरू करते हैं बेसिक मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1, है ना। बेसिक मैथमेटिक्स पार्ट 1 ना। बेसिक मैथमेटिक्स पार्ट 1 आप इसको ऐसे समझ सकते हो, इसका दूसरा नाम इस चैप्टर का नंबर सिस्टम भी आप दे सकते हैं ना। नंबर सिस्टम के नाम से भी कभी कभी पढ़ा देता हूं मैं इसको, नंबर सिस्टम। अब इस नंबर सिस्टम में अगर आप ध्यान दें तो इस चैप्टर को अगर हम लोग फिनिश करेंगे ना, जो भी टॉपिक हम लोग इसके अंदर देखेंगे, जितने भी लेक्चर्स लगेंगे, इसको फिनिश करेंगे तो हम लोग एनसीईआरटी का 2 चैप्टर फिनिश कर लेंगे। चैप्टर नंबर 1 नाइन्थ क्लास का, चैप्टर नंबर 1, और चैप्टर नंबर 1 10th क्लास का। तो 2 चैप्टर हमारा फिनिश होगा। 10th क्लास में भी इस पार्ट को रियल नंबर के नाम से चैप्टर का है, तो उसको भी हम लोग फिनिश कर लेंगे। और अब इस वक्त अपना जो भी कंपटीशन आने वाले हैं उसका भी चीजें कवर भी करते जाएंगे साथ साथ, है ना। तो जब भी मैं कोई चैप्टर शुरू करता हूं तो चैप्टर का जरूर, जैसे ना 12-13 चैप्टर से हमारे, उन चैप्टर को जब भी शुरू करेंगे तो मैं आउटलाइन ऑफ द चैप्टर जरूर देता हूं ना। इससे फायदा क्या होता है कि कुछ अच्छे बच्चे जो होते हैं उनको पता है कि ये टॉपिक आज सर ने फिनिश किया तो कल वो टॉपिक, अगला टॉपिक ये शुरू करने जा रहे हैं ना। तो इससे एक फायदा तो ये हो जाता है, दूसरा ये भी पता चल जाता है कि मैं कोई सा भी टॉपिक आपका एनसीईआरटी लेवल का या आपके कॉम्पिटिटिव लेवल का छोड़ा नहीं है ना। हर चीज को मैंने कवर किया है, और क्या क्या एक्स्ट्रा आने वाला है ये भी आपको पहले से पता होता है। जैसे मैं इस चैप्टर को अगर शुरू करूंगा तो मैं आपको रियल नंबर से शुरू नहीं करूंगा, मैं सबसे पहले नंबरों का बाप जो है ना, दैट इज कॉम्प्लेक्स नंबर, थोड़ा सा 11th क्लास का टॉपिक है, यहां से हम शुरू करेंगे ना, ताकि बस बेसिक पुनः नहीं, वैसे कॉम्प्लेक्स नंबर तो हम लोग 8-10 लेक्चर खाली 11th क्लास में पढ़ाते हैं, तो बस बेसिक वाला पार्ट मैं आपको बताऊं जो आपके 10th लेवल में आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकेगा, है ना। 10th लेवल में बहुत सारी चीजें जो आपको गलत पढ़ाई गई है वो आपको क्लियर हो जाएगा ना, या 10th लेवल मतलब 9th-8th में जो पढ़ के आए हैं आप। दूसरा हम लोग देखेंगे, ऑब्वियस बात है, कॉम्प्लेक्स नंबर के 2 बाल बच्चे हुए, रियल नंबर के भी 2 बाल बच्चे होते हैं, रेशनल और इरेशनल। तो एक लेक्चर तो करीबन मेरे को रेशनल नंबर पे चला जाएगा कि पूरा रेशनल नंबर को अच्छे से सीखेंगे हम लोग, और जितने अच्छे से रेशनल नंबर सीखेंगे उससे लाख गुना अच्छी तरह से हम लोग सीखेंगे इररेशनल नंबर। एक डीपीपी आपको इस पे मिलेगा, है ना, एक डीपीपी आपको इस पे, एक डीपीपी आपको इस पे भी मिलेगा। और एक हम लोग पढ़ेंगे ऑपरेशन ऑन रियल नंबर। बहुत सारे ऐसे फंडे हैं जो रियल नंबर के आपको पता होना चाहिए, जैसे कि क्लोजर प्रॉपर्टी रियल नंबर का क्या होता है, या रियल नंबर में रेशनल इरेशनल को अगर हम जोड़ेंगे तो कैसा नंबर मिलेगा, या इरेशनल इरेशनल को जोड़ेंगे तो कैसा नंबर मिलेगा। 9th में ऐसी बातें आपको कर रखे हैं, है ना। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे उस वाले टॉपिक को। और लास्ट जो इनफैक्ट ये सब चीजें आप समझ सकते हो 9th का पार्ट है मोस्टली। 10th के पार्ट्स में एक ऐसा टॉपिक ऐड किया गया, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम करके ना, डिवीजन लेमा भी आप बोल सकते हैं ना, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, जहां पे आपको सिखाया गया है कि एचसीएफ को कैलकुलेट करने का जो आप बचपन में प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, और भी एक मेथड है जिससे आप एचसीएफ को कैलकुलेट कर सकते हैं, या एलसीएम को कैलकुलेट करने का जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है वो कैसे काम करता है ना। तो उस सबसे रिलेटेड चीज ये 10th क्लास का पार्ट है, ये 10th क्लास में बेसिकली आपको दे रखा है। तो इस तरह से 9th की भी चीजें हम लोग कवर करेंगे। ये तो 11th क्लास का टॉपिक है ना, तो ये 11th, कुछ 9th का टॉपिक और कुछ 10th का पार्ट हम लोग फिनिश करेंगे। इस तरह से हम लोग अपना चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 1 9th का और चैप्टर नंबर 1 10th क्लास का फिनिश कर पाएंगे। लेकिन टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं चाहूंगा कि मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाऊं। यूजुअली मैं ये एकदम डे 1 में इंट्रोडक्टरी लेक्चर में सुनाता हूं, लेकिन वो रह गया था, तो आपको मैं कहानी सुना देता हूं ताकि आपका पढ़ने का थोड़ा नजरिया चेंज हो जाए ना। नवाब सर सिर्फ आपको पढ़ाने नहीं आए ना, मैं आपको पढ़ाने के अलावा ये भी सिखाऊंगा कि पढ़ते कैसा है। क्योंकि जिस दिन अगर आप ये जान जाएंगे कि पढ़ते कैसे है, तो हो सकता है आने वाले दौर में आपको टीचर की जरूरत नहीं पड़ने वाली है ना। तो आप कंसर्न हो जाएंगे आपका पढ़ने का, है ना। बचपन में आपने जैसे भी खेलते कूदते पढ़ लिया, वो दौर नहीं है, आपका दौर चेंज होने वाला है ना। बहुत सारे आपके लाइफ में, अपने लाइफ में लॉकडाउन का सिचुएशन है ना, जो 100 साल पहले कभी लगा था, वो आपने देख लिया है। तो आप एक यूनिक लोगों में से कल को आप एग्जांपल दे सकते हैं कि मैंने भी लॉकडाउन का दौर झेला हुआ है ना। कोरोना वाले लाइफ हम भी जी चुके हैं ना, तो कोरोना वाले लाइफ से हम लोग उभर के अभी आए हुए हैं। तो इसलिए आपको नजरिया को भी चेंज करना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें चेंज होने वाली है, तो आपको भी अपने आप को चेंज करना पड़ेगा पढ़ने के तरीके को। तो एक छोटी सी मोटिवेशनल स्टोरी सुनाता हूं मैं आपको। बात उन दिनों की है जब एक बंदा, मतलब एक एमबीबीएस का फर्स्ट डे था, फर्स्ट लेक्चर था ना, फर्स्ट लेक्चर था। सारे बच्चे बड़े एक्साइटेड थे। एमबीबीएस ना, डॉक्टरी वाला जो लाइन है, नीट क्वालिफाई करके बच्चे बड़े मेहनत से ना नीट क्वालिफाई करके एमबीबीएस के एग्जाम क्वालिफाई करते हैं, और एमबीबीएस में पहुंचते हैं वो लोग। तो फर्स्ट डे था, फर्स्ट लेक्चर था, बच्चे बड़े एक्साइटेड थे यार, पता नहीं कौन सा टीचर आने वाला है ना, पता नहीं नवाब सर की तरह कोई खड़ूस टीचर आ गया, क्या हो गया, ठीक है। तो जैसी क्लास में टीचर एंटर हुआ, बच्चे बड़े शांत हो गए कि यार पता नहीं क्या पूछ दे टीचर। तो टीचर गया सामने, और सामने टेबल पे ना एक मरा हुआ कुत्ता पड़ा था ना, डॉग वाज लाइंग। तो टीचर ने कुत्ते के नाक में उंगली की और टेस्ट किया, बोला बेटा जैसा मैंने किया है ना वैसा पूरी क्लास करो।
कुत्ते की नाक में उंगली की और टेस्ट किया। पूरी क्लास ना, ज़्यादातर लड़कियां होती हैं ना बीबीएस वाले में, नीट की तैयारी ज़्यादातर लड़कियां ही कर रही हैं, तो सारे बच्चे यहाँ छी छी छाँ वगैरह वगैरह करना शुरू कर दिए। ठीक है, अब टीचर पे इंप्रेशन जमाना था, फर्स्ट डे है, फर्स्ट लेक्चर है, तो सब इंप्रेशन तो जमाना ही जमाना। तो अब जैसा टीचर ने बोला, सबने नाक में उंगली की और टेस्ट किया। जब सबने ऐसा कर लिया तो टीचर सामने गया। अब सामने जाने के बाद उनको बताया, और ये मेरे को आपको बताना है ना, सेम चीज, द मोरल ऑफ द स्टोरी, कि बेटा आज आप अपने लाइफ का ना सबसे इंपॉर्टेंट लेसन सीखोगे, स्टूडेंट लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट लेसन, जिसको कहते हैं अटेंशन। अगर आप लोग अटेंटिव होके मेरे डिमोन्स्ट्रेशन देख रहे होते तो मैंने कुत्ते के नाक में उंगली ये वाली की थी और टेस्ट ये वाला किया था। और ये सेम गोज, अगर आप मेरा वीडियो को देखें तो मैं कुत्ते की नाक में उंगली ये वाला बताता हूँ और टेस्ट ये वाला कर रहा होता हूँ। तो ये चीज, इससे क्या समझ में आया, एक चीज समझ में आया कि आप अगर क्लासरूम में अटेंटिव रहें तो आपको बहुत फायदा होना है। मैं ऐसे बहुत सारे बच्चे जानता हूँ, मैं अपनी तारीफ भी नहीं कर रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे ऐसे बच्चे जानता हूँ जो यार दिन रात खेलते रहते हैं ना, शायद 1-2 घंटे पढ़ते होंगे, है ना। मैं भी अपने लाइफ में 1-2 ही घंटा 9-10 में पढ़ता था और अपने स्कूल को टॉप किया। मैं बच्चे एग्जाम्पल देते यार, नौ पता नहीं क्या दिन रात खेलता, खेलने में भी बहुत अच्छा था अल्हम्दुलिल्लाह मैं ना। तो सब कुछ होने के बाद मैं टॉप गया। मैं यही पार्ट, जो क्लासरूम का पार्ट है, वहाँ पे मैं हमेशा सीरियस रहता था। इनफैक्ट अभी भी सीरियस रहता हूँ। मैं आप लोग की तरह क्लासरूम में तफरी वगैरह नहीं किया करता, जैसे आप लोग तफरी हंसी मजाक में अपना क्लासरूम का वक्त जाया कर लेते हैं। क्लासरूम सबसे बेस्ट पार्ट। क्लासरूम में आप अगर एक बार सीख गए, क्योंकि यहाँ पे एक बार नहीं, आप 3-3 बार सीख के जाते हैं। जब टीचर आपको बोल रहा है, आपको समझा रहा है, आप लिख रहे हैं, आप उतार रहे हैं, तो चीजों को आप 3 से 4 बार समझ के या लिख के जाते हैं। तो ये सबसे बेस्ट वे क्लासरूम का पार्ट होता है। इसलिए मैं कहूंगा, और अपना एक्सपीरियंस है, 10-11 साल का एक्सपीरियंस मैं आपसे शेयर करता हूं अपने क्लास में। हर टीचर जो भी 20 साल, 25 साल, 30 साल का एक्सपीरियंस होता है, वो आपसे शेयर कर रहा होता है, तो सच में उसने कुछ तो गेन किया, तभी तो वो आपसे शेयर कर रहा है। अगर मैं 4 सवाल करा रहा हूँ, 3 सवाल करा रहा हूँ, 5 सवाल करा रहा हूँ, तो वो सवाल भी बहुत मायने रखता है कि मैं वो सवाल उठा के लाया हूँ जिसमें मैं आपको पूरा चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर करा सकूँ। तो वो क्लास बहुत मायने रखता है, क्लासरूम का पार्ट। इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा, क्लासरूम में जो भी चीजें आपको पढ़ाई जाए उसको बहुत अच्छे से सीखें। एक बार में अगर क्लासरूम में नहीं समझ आ रहा, आप क्लासरूम के बच्चे, क्लास के बाद बच्चे अपने टीचर से डाउट जरूर पूछें, है ना। पूछने में कभी घबराए नहीं आप। और उसके बाद घर पे जाके सबसे पहला काम अगर कुछ करना है तो क्लासरूम का नोट्स आपको रिवाइज करना है। जो भी आज लेक्चर में आपने पढ़ा, उसको नोट्स को जरूर रिवाइज करो। उसके बाद जो भी आपको होमवर्क मिलता है, वो होमवर्क को करने की कोशिश करो आप। तो शुरू करते हैं सबसे पहले नंबर सिस्टम का। कहते हैं लोग जो नंबर्स के बारे में आपको पढ़ाते हैं, तो पहले आपको रियल नंबर के बारे में पढ़ाते हैं कि भाई पूरी दुनिया जो नंबर की कहानी है वो शुरू हुई है रियल नंबर से। लेकिन शायद आपको ये कोई नहीं बताता हो। इनफैक्ट अगर आपसे मैं पूछूं डिफाइंड रियल नंबर, तो सब लोग कहते हैं द नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन। लेकिन मैं उनसे एक सवाल पूछता हूँ, 10th लेवल में, सच में 10th लेवल का बंदा तो इतना ही जानता होगा। ये जो टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ना, दैट इज कॉम्प्लेक्स नंबर। ये कॉम्प्लेक्स नंबर 11th क्लास का टॉपिक है। ये एक डिफरेंट पार्ट जो मैं यहाँ पे पढ़ाता हूँ, क्योंकि आपके 10th लेवल में 3-4 टॉपिक ऐसे हैं, 3-4 कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो कि आपका क्लियर होगा इस कॉम्प्लेक्स नंबर को पढ़ लेने के बाद। ये आपको आज ही के लेक्चर में पता चल जाएगा कौन कौन से वो चीजें हैं जो आपको 10th लेवल में तक में आपको शायद गलत पता हो या आपको नहीं पता हो। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं जो आप नंबर पढ़ रहे हो ना, रियल नंबर, इसका भी एक बाप है सर, इसका भी एक बाप है, ये भी किसी का बेटा है। इनफैक्ट ये रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर का बेटा है। कॉम्प्लेक्स नंबर के 2 बेटे हुए, एक नंबर हुआ रियल नंबर और दूसरा नंबर हुआ इमेजिनरी नंबर। सर ये कौन सा बवाल आ गया सर, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर? मतलब बिल्कुल हर वो नंबर जो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया जा सके उसको तो हमने रियल नंबर कहा। तो क्या इसके अलावा भी कोई ऐसा नंबर है सर जो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता है? मतलब बिल्कुल सर, इमेजिनरी नंबर या कॉम्प्लेक्स नंबर आप मान सकते हैं, क्योंकि आपकी कहानी सिर्फ रियल नंबर से शुरू होगी। तो सर कॉम्प्लेक्स नंबर की कहानी क्या शुरू होगी? बोलो ठीक है, फिर कॉम्प्लेक्स नंबर पहले पढ़ लेते हैं। या कौन सा ऐसा नंबर जो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं? रूट के अंदर मान लीजिए कल को मैंने -4 लिख दिया, तो रूट के अंदर आपको पता है स्क्वायर रूट के अंदर कभी भी निगेटिव नंबर डिफाइंड नहीं है ना। डिफाइंड तो नहीं कहेंगे, आप ऐसा कह सकते हैं कि भाई वो नंबर रियल नहीं है, वो एग्जिस्ट नहीं करेगा मैथमेटिक्स के हिसाब से। तो ऐसे नंबर को जब हम रूट के अंदर निगेटिव नंबर लिख दें, ऐसे नंबर को हम लोग इमेजिनरी नंबर में काउंट कर लेते हैं। मैथ में भी एक पार्ट है जिसको इमेजिन कर लेते हैं कि ऐसा भी नंबर को एग्जिस्ट करता होगा, तो उसको हम लोग इमेजिनरी नंबर लेके चलते हैं। तो ठीक है, ज्यादा लेट नहीं करके हम लोग शुरू करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। या फिर आप ऐसा समझो कि इसका यूज है ना, एक तो यूज इस तरह से आपको दिख रहा होगा, ऐसा नंबर जो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता ना, पहला यूज तो आपको ऐसे दिख रहा है। या अगर मैं आपसे बोलूं कि ये बताइए बेटा कि x² - 4 एक इक्वेशन है, इसके आंसर क्या आएंगे? तो जनरली बच्चे जो बोलते हैं कि सर x² = 4,
एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर, इवन इवन कैंसिल किया, इवन पावर जब भी कैंसिल करते हैं तो ध्यान रहेंगे हम प्लस माइनस लगाते हैं, तो एक्स का आंसर आया प्लस माइनस 2। तो और जो भी ये नंबर लिखा है दैट इज अ रियल नंबर। लेकिन कल को मैं अगर आपसे बोलूं कि ये बताइए बेटा कि एक्स स्क्वायर प्लस का 4 इक्वल टू 0 लिखा हुआ है, तो अब आप बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस का 4 का करेक्ट आंसर। तो आप बोलेंगे ठीक है सर, जैसा आपने वहां पे किया यहाँ पे आप ऐसा करेंगे, एक्स स्क्वायर और इधर आपने 4 को भेजा तो -4। अब आप बोलोगे सर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4, आप ऐसा नंबर बताओ जिसका मैं स्क्वायर करूं और निगेटिव आ जाए। दुनिया में रियल नंबर कोई भी ऐसा नहीं मिलेगा आपको जिसका स्क्वायर करेंगे और वो निगेटिव आ जाएगा। क्यों? क्योंकि जैसे आप अगला स्टेप में जाएंगे आप x इज इक्वल टू अंडर रूट लेंगे -4 और यहाँ पे प्लस माइनस इस स्क्वायर के वजह से ना, ये बात आपको पता होना चाहिए। इनफैक्ट जब भी इवन पावर को हम लोग उधर ले जाते हैं तो प्लस माइनस लगाते हैं। अब जब हम लोगों ने प्लस माइनस लगा दिया, ठीक है, तो रूट -4 ये आ गया ना इमेजिनरी नंबर, यानी इस इक्वेशन का जो आंसर आने वाला ये तो रियल था, ये रियल नहीं है सर, ये तो इमेजिनरी नंबर लिखा हुआ है। तो अब ये इमेजिनरी नंबर का कॉन्सेप्ट, कब इक्वेशन के आंसर ये रूट हमारा इमेजिनरी भी हो सकता है, इसको भी समझने के लिए आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का नॉलेज होना जरूरी है। और ये बात क्लास 10th में भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर जब हम लोग रूट्स को पढ़ रहे होंगे तो इमेजिनरी रूट्स का भी कॉन्सेप्ट, एनसीईआरटी इस वर्ड को इमेजिनरी नहीं कहके अनरियल वर्ड यूज करता है, रियल अनरियल। जो नंबर रियल हो दैट इज रियल नंबर, जो नंबर रियल नहीं हो उसको अनरियल बोलता है। तो है इंडायरेक्टली एनसीईआरटी ने अनरियल वर्ड तो यूज किया लेकिन वो इमेजिनरी वर्ड नहीं यूज करता है, तो इसलिए भी आपको पता होना चाहिए इस चीज को। तो ठीक है, शुरू करते हैं। कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को कैपिटल सी या स्मॉल जेड से दिखाते हैं। देखिए जेड को मैं बीच में ऑपरेशन कर दिया करूंगा ताकि कंफ्यूजन ना हो, 2 और जेड में। इनफैक्ट बहुत सारी किताबों में जेड को बीच से ऐसा ऑपरेशन किया हुआ दिखता है ना, तो घबराएंगे नहीं आप। तो कहते हैं कि सर एक कॉम्प्लेक्स नंबर का जनरल फॉर्म वो दिखेगा कैसा, दिखा देता हूं मैं। कहते हैं कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जैसा आपने जेड लिया वो ऐसा दिखेगा सर, x प्लस आयोटा वाई। 2 मिनट के लिए डरेंगे नहीं, कोई भी जो भी चीजें सामने आ रही, क्योंकि बहुत सारी चीजों को एक्सप्लेन करना है, ये वाली बात आपको पता होना चाहिए। कहता है कॉम्प्लेक्स नंबर का जनरल फॉर्म z है ना, या फिर c भी लिख सकते थे आप यहाँ पे, इसको ऐसा लिखा होगा जहां पे x, y जो भी होगा वो बिलोंग्स टू मतलब क्या क्या हो सकता है, बिलोंग्स टू, तो वो हो सकता है रियल नंबर। R फॉर रियल नंबर का शॉर्ट नोटेशन R ही, उम्मीद आपको बनाने में पता होगा। तो x और y यहाँ पे रियल नंबर होगा, और ये जो I जो मैंने थोड़ा इटैलिक सा लिखा है इसको हम लोग आयोटा पढ़ते हैं, और ये जो बेसिकली आयोटा है ना ये रूट -1, यही से इमेजिनरी का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ ना, आयोटा की वजह से। रूट -1, जैसे कल को अगर मान लीजिए मुझे रूट -4 को अलग करके लिखना हो तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, रूट -1 इंटू √4 है ना, और ये आयोटा लिखा हुआ, ये 2 लिखा हुआ है, तो दिस इज 2 टाइम्स आयोटा। तो इसका करेक्ट आंसर इस सवाल का अगर होता तो दैट इज +-2 आयोटा, यानी जो आंसर आ रहा है इमेजिनरी, तो इमेजिनरी दिखेगा कैसे, तो ऐसा दिखेगा। तो ठीक है सर, अगर हम बात करते हैं अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर इस फॉर्म में होगा, जनरल फॉर्म अगर इसका ये होगा, तो एग्जांपल आप बताइए ना, लिखिए ना, एग्जांपल की बात करते हैं। एग्जांपल से पहले आप ये जान लें कि यहाँ पे x को कहेंगे क्या। कहते हैं कि किसी भी नंबर का, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट है ना, रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर z जो आपने ऊपर लिखा है z, उसको हम लोग REZ से दिखाते हैं ना, ऐसे शॉर्ट में नोटेशन है। और यहाँ पे ये जो x है ना वो बेसिकली रियल पार्ट ऑफ z है, यानी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने लिखा उससे बोला बताइए इसमें रियल पार्ट कितना है। यही इसी रियल नंबर के बारे में आपको पूरी दुनिया कहानी है ना, सारी कहानी जो आप लोग पढ़ते हो, रियल नंबर के भी 2 बार बच्चे हुए, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, ये तो हम लोग सीखेंगे है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर को फिनिश करके। इनफैक्ट आज का लेक्चर फिनिश करके अगला जो टॉपिक शुरू होगा वो रियल नंबर से शुरू होगा सारी कहानी, उसके बाद बाकी इरेशनल नंबर की कहानी सब वगैरह वगैरह शुरू करते हैं आप। लेकिन उससे पहले की भी उसके अब्बा भी कोई है उसके बारे में तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है, बस बेसिक जा रहे हैं, ज्यादा डीप में नहीं जा रहे हैं ना। तो इसको हम लोग रियल पार्ट ऑफ z है ना, 2 मिनट बस टाइम दे मेरे को आप। और ये जो y यूज होता है ना इसको हम लोग इमेजिनरी पार्ट कहते हैं ना, इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z, इसको हम लोग शॉर्ट में IMZ करके लिखते हैं इस तरह से। और ये जो y है बेसिकली IMZ है। यानी कल को अगर मैं आपसे बोलूं एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा है सर 3 + 4 आयोटा, तो इसमें इमेजिनरी पार्ट कितना है, तो x की वैल्यू 3, और आयोटा के आगे, i के आगे जो भी लिखा होगा वो हमारा इमेजिनरी पार्ट होगा, तो y की वैल्यू कितनी है, 4। कल को मान लीजिए मैंने ऐसे नंबर लिख दिया z = 6 + √-9।
अब आप देखिए सर यहाँ पे तो आयोटा दिख ही नहीं रहा है, तो जब आयोटा नहीं दिख रहा है तो आयोटा को अलग कर लीजिए ना आप। इसको हम लिख सकते हैं 6 प्लस, और इसको हम लोगों ने लिख लिया √-1 इंटू √9, और √9 हो गया 3, दिस इज 6 और ये 3 और ये -1, तो -1 इज आयोटा, तो दिस इज 3 आयोटा। इस हिसाब से x की वैल्यू तो 6 हो गई और y की वैल्यू 3 हो गई। तो रियल पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर, इसमें क्या रियल है, जो रियल है जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे पूरे 10th में, तो द रियल पार्ट इज ओनली 6। और क्या इमेजिनरी है, तो इमेजिनरी पार्ट इज ओनली 3। सिर्फ एक 3 ही एक ऐसा नंबर है जो यहाँ पे इमेजिनरी है। तो सर एक दो एग्जांपल और ले लेते हैं ना। मान लीजिए कल को ऐसे लिखा होता z = 5 और कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो सर कुछ नहीं लिखा तो आपको अंडरस्टूड है ना, 0 टाइम्स आयोटा लिखा होगा। आयोटा तो होगा लेकिन वो दिख नहीं रहा, मतलब y की जगह 0 लिख दिया होगा। तो यहाँ पे रियल पार्ट ऑफ z कितना है, दैट इज x की वैल्यू कितनी है 5, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z कितना है, यानी y की वैल्यू कितनी है, तो आप बोलेंगे 0। तो कहते हैं ऐसा नंबर जहां पे इमेजिनरी पार्ट 0 हो उसको हम लोग प्योरली रियल नंबर कहते हैं। इसी प्योरली रियल नंबर की कहानी आपको पूरी पढ़ाई गई है 10th क्लास में। तो नोट वाली बात अगर यहाँ पे लिखनी हो, है ना, if imaginary part of z is equals to 0, then z is purely purely प्योरली रियल नंबर, ऐसे को हम लोग प्योरली रियल नंबर कहते हैं। यानी वहां पे आयोटा का कॉन्सेप्ट या टर्म दिख नहीं रहा होगा। लेकिन कल को अगर मान लीजिए सर मैं यहाँ पे ऐसे लिख दूं, है ना, आयोटा के बारे में भी थोड़ा सा डीप में जानेंगे हम लोग, यहाँ कॉन्सेप्ट ऑफ आयोटा थोड़ा एग्जांपल्स पहले देख लें ताकि स्टैंडर्ड फॉर्म को भी कल को नंबर लिखा हो तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना सीख जाए हम लोग। कल को मान लीजिए एक नंबर ऐसे लिखा हुआ था सर -4 आयोटा। अब इसमें आयोटा के अलावा वाला जो टर्म है वो तो दिख ही नहीं रहा है, तो अंडरस्टूड है इसमें कि रियल पार्ट ऑफ z जो है वो तो x की वैल्यू वो 0 है, क्योंकि कुछ नहीं लिखा तो आप अपने से प्लस का 0 लगा सकते हैं, है ना। और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z जो है वो जो कि y है, y यानी आयोटा के आगे जो लिखा होता था उसको हम लोग y कहते थे ना, यानी इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। यहाँ पे क्या लिखा हुआ -4। तो एक बात तो समझ में आई सर, जहां पे रियल पार्ट है ही नहीं, जैसे सिर्फ रूट के अंदर निगेटिव नंबर लिखा हुआ था यहाँ पे, तो ये जो भी नंबर था वो प्योरली इमेजिनरी नंबर था, तो शॉर्ट फॉर्म इमेजिनरी भी बोल देते हैं इसको। तो वैसे नंबर जहां पे रियल पार्ट 0 हो जाए, है ना, तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग प्योरली इमेजिनरी नंबर कहते हैं, दैट इज प्योरली इमेजिनरी नंबर। तो प्योरली रियल पता चल गया, प्योरली इमेजिनरी पता चल गया। एक और एग्जांपल देखते हैं जहां पे आप उतार लेंगे ना एक साथ, ना वीडियो को पॉज करके लास्ट में एक साथ उतार लीजिएगा, ठीक है। कल को मान लीजिए एग्जांपल ऐसा लिखा होगा √25 माइनस के साथ प्लस √16 करके। अब आपको ये पता करना होता कि भाई बताइए इसमें रियल पार्ट कितना है, इमेजिनरी पार्ट कितना है। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में, जनरल फॉर्म में नहीं लिखा हुआ, तो पहले जनरल फॉर्म में उसको लेके आएंगे तब हम कंपेयर कर पाएंगे x और y की वैल्यू क्या है। तो ये देखा आयोटा के साथ है तो इसको √-1 इंटू √25 लिख लिया, और ये 16 है बेसिकली, तो 16 को तो हम √16 को 4 लिख सकते हैं ना, ओनली 4, है ना, √16 इज ओनली 4, ठीक है। तो ये प्लस माइनस यहाँ पे क्यों सर, ध्यान रखेंगे आप, जो आज मैंने एक सवाल आपको रेज किया था कि स्क्वायर रूट, इवेंट रूट का रिजल्ट हमेशा सिर्फ पॉजिटिव आता है। स्क्वायर रूट का रिजल्ट, इनफैक्ट जब यहाँ से आप स्क्वायर को इधर भेजते हैं तो इसका रिजल्ट तो सिर्फ 2 आएगा। तो सर आंसर +-2 क्यों है, +-2 इस स्क्वायर को इधर भेजने की वजह से। तो जब भी हम इवन पावर को उधर भेजते हैं, इवन पावर सिर्फ +- साथ नहीं, याद रखेंगे आप, जब भी इवन पावर को भेजते हैं तो +- लगाते हैं। और स्क्वायर रूट का रिजल्ट सिर्फ पॉजिटिव, क्यूब रूट का रिजल्ट निगेटिव भी आ सकता है, जैसे अंडर रूट -8, तो दिस द रिजल्ट इज -2, तो ये रिजल्ट निगेटिव भी आ सकता है ना, क्यूब रूट की बात कर रहे हैं ना, क्यूब रूट। लेकिन स्क्वायर रूट का रिजल्ट कभी भी निगेटिव नहीं आएगा, तो इस बात को ध्यान रखेंगे आप। और ये वाली बात पे मैंने क्वेश्चन एक रेज किया था, ठीक है, तो ये आपको उम्मीद है क्लियर होगा। तो √16 की वैल्यू सिर्फ 4, अब इसको जरा सजा के लिखा तो ये 5 लिखा है, तो दिस इज 5 आयोटा +4, और सजा के लिखा तो 4 + 5 आयोटा। और यहां से हम कंपेयर करके x और y की वैल्यू ना, रियल पार्ट ऑफ z 4 बता सकते हैं और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z सिर्फ 5 बता सकते हैं। तो आंसर इज 4 और 5, क्लियर। तो एक छोटी सी बात जो यहाँ पे आयोटा के बारे में आया था उसके बारे में थोड़ा बहुत जान जाते हैं ना, कि कॉन्सेप्ट ऑफ आयोटा। इसको पढ़ने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या कोई ऐसा नंबर होगा सर जो प्योरली रियल भी होगा और प्योरली इमेजिनरी भी होगा? हो सकता है आपको, और फरमाइए।
एक ऐसा नंबर जिसका इमेजिनरी पार्ट भी जीरो हो और रियल पार्ट भी जीरो, यानी दोनों जीरो जीरो लिखा हो। हाँ सर, दोनों जीरो जीरो लिखा हो तो इनडायरेक्टली जीरो लिखा हुआ है, मतलब कल को एक ऐसा नंबर भी हमारे पास है ना, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं z इज इक्वल टू जीरो प्लस जीरो आयोटा, और कुछ ना लिख के सिर्फ जीरो लिख दें, यानी जीरो ही एक ऐसा नंबर है दैट इज प्योरली रियल एज वेल एज प्योरली इमेजिनरी नंबर। ये बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे आप, एक ही दुनिया में ऐसा नंबर है जो कि प्योरली रियल और प्योरली इमेजिनरी, ठीक है। अभी आयोटा के बारे में अगर हम जाने तो इस छोटा सा बात हम जान सकते हैं, आयोटा की वैल्यू जो आप लिख रहे हैं सर दैट इज रूट ऑफ -1। चलिए मानते हैं हम आपको रूट ऑफ -1, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? तो कहते हैं किसी का भी स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर रूट गायब हो जाता है, तो स्क्वायर रूट गायब हो गया सर, रूट -1 का स्क्वायर क्या था, इनडायरेक्टली सर -1 हो गया। तो ये बताइए आयोटा क्यूब की वैल्यू क्या होगी सर, आयोटा क्यूब की वैल्यू इस आयोटा यानी रूट ऑफ -1 का क्यूब करेंगे तो एक तो रूट से बाहर हो जाएगा और एक आयोटा रह जाएगा, तो -1 इंटू आयोटा, तो इनडायरेक्टली माइनस आयोटा हो जाएगा। और आयोटा के पावर अगर हम 4 के बारे में बात करें तो आयोटा के पावर 4 क्या होगा सर, रूट -1 के पावर 4, दो बार -1 और दो बार -1 आएगा ना, इसके लिए दो बार पेयर बनेगा तो एक -1, दो बार पेयर बनेगा तो एक -1, ये इनडायरेक्टली सर 1 हो जाएगा। तो इन चारों से एक बात अगर हमें निचोड़ निकालना हो तो एक बहुत अच्छा सा नोट हम लोग लिख सकते हैं सर, कि अगर इन चारों को हम जोड़ दें, इन चारों को अगर हम जोड़ दें तो क्या बन रहा है रिजल्ट, इन चारों को अगर हम जोड़ दिया जाए, आयोटा को तो आयोटा ने दिया, आयोटा स्क्वायर को -1 लिख सकते हैं, आयोटा क्यूब को माइनस आयोटा लिख सकते हैं, और आयोटा के पावर 4 को हम लोग +1 लिख सकते हैं। तो ये और ये भाई साहब तो गए ससुराल, आयोटा आयोटा हो गया कैंसिल, तो इसकी रिजल्ट आ गया 0। तो ये हमें याद रखना है, पहले 4 आयोटा के पावर का सम हमेशा 0 आता है। बहुत शानदार चीज सर। तो फिर अगर हम आयोटा के पावर 5 कर दे तो थोड़ा सा एक्सपोनेंट और पावर्स की प्रॉपर्टी की जरूरत पड़ रही है। इसको आयोटा के पावर 4 इंटू आयोटा लिख सकते हैं ना, आयोटा के पावर 4 इंटू आयोटा, पावर 4 और 1 5 हो जाएगा, और आयोटा के पावर 4 की वैल्यू 1 होती है। तो ये जब 1 होती है तो इसकी वैल्यू भी आयोटा के बराबर, क्योंकि ये वैल्यू 1 हो गया, 1 इंटू आयोटा विल बी आयोटा। लेकिन आयोटा के पावर 6 की बात करें सर तो बिल्कुल आयोटा के पावर 4 इंटू आयोटा स्क्वायर लिख लो, आयोटा के पावर 4 तो ऑलरेडी 1 हो गया, तो आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वही आंसर आ जाएगा। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है तो ये -1 हो जाएगा। अच्छा सर, आयोटा के पावर 7 का क्या हाल होगा, तो आयोटा के पावर 4 इंटू आयोटा का क्यूब, तो ये इनडायरेक्टली क्या हो जाएगा, आयोटा क्यूब है ना, आयोटा के पावर 4 तो 1 हो गया, और आयोटा क्यूब की जो वैल्यू होगी दैट इज माइनस आयोटा, तो ये माइनस आयोटा हो जाएगा। अच्छा सर, आयोटा के पावर 8 का क्या हल होगा, बस अभी फिनिश हो जाएगा, ऐसे घबराने के मैं आगे तक चलता रहूंगा, एक पैटर्न में जनरेट करना चाह रहा हूं जो मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं। आयोटा के पावर 8 का क्या होगा सर, आयोटा के पावर 8 का क्या होगा, आयोटा के पावर 4 इंटू आयोटा के पावर 4, तो 1 इंटू 1 द रिजल्ट इज 1। एक गौर फरमाने वाली बात, ये जो पैटर्न है सर वो रिपीट हो रहा है, देखिए आप, आयोटा -1 माइनस आयोटा फिर 1, यानी आगे हम कल को आयोटा के पावर 9 भी करेंगे तो वो आयोटा के पावर 4 इंटू आयोटा के पावर 4 लिख लेते हैं। आयोटा के पावर अगर 9 करेंगे हम लोग, आयोटा के पावर 4 इंटू आयोटा के पावर 4 इंटू आयोटा बनेगा, ये 1 और 1 और ये फिर से आयोटा बन के निकल के आ जाएगा, यानी ये पूरे पावर अपने आप को 4 के मल्टीपल में रिपीट करते हैं। मतलब कल को अगर हम बोले आयोटा के पावर 4 टाइम्स m क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर दैट इज 4 का मल्टीपल, तो 4 का मल्टीपल ये है तो रिजल्ट 1 देगा। सर आयोटा के पावर में 4m प्लस अगर 1 हो तो मतलब 4 से डिवाइड करें जो भी पावर दे रखा और एक रिमाइंडर अगर छोड़े, एक रिमाइंडर छोड़ने वाला तो ये हो ना आयोटा के पावर 1, तो वो आयोटा के बराबर ही हो जाएगा। और कल को अगर मान लीजिए सर ऐसा लिखा हो आयोटा के पावर में 4m प्लस 2 लिखा हो, तो आयोटा के पावर में 4m प्लस 2 मतलब 2 रिमाइंडर छोड़े तो 2 रिमाइंडर ये वाला या ये वाला, देखिए दोनों रिजल्ट में कितना आ रहा है -1, तो ये -1 दे देगा। और कल को अगर हम बोले आयोटा के पावर में 4m प्लस 3, मतलब अगर जो भी पावर दे रखा है उसको हम 4 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर अगर 3 आए तो उस केस में रिजल्ट क्या आएगा, 3 रिमाइंडर वाला एक याद, हमें 3 तो याद रखना ही रखना है ना, ये 3 रिजल्ट तो हमें याद रखना ही रखना है, तो ये 4 रिजल्ट एग्जैक्टली ना, ये 4 रिजल्ट को हम याद रखेंगे तो उस हिसाब से हम 3 का हिसाब से क्या बना सकते हैं इसको माइनस आयोटा। और ये आपको पता होगा किसी भी नंबर को अगर हम 4 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर या तो 0 या तो 1 या तो 2 या तो 3, 0 या तो 1 या तो 2 या तो 3, तो इस वाली बात को भी हम लोग ध्यान रखेंगे। और इससे एक बहुत अच्छी रिजल्ट निकल के आया। एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं। कल को मान लीजिए आयोटा के पावर 407 दे रखा होता और ये पता करना होता कि कितने के बराबर है, तो मैंने बोला 4 से डिवाइड करके देखेंगे कि रिमाइंडर क्या आ रहा है। तो हमने क्या किया, 407 को 4 से डिवाइड किया,
एक बार में गया, फिर ये 0 का 0 उतर गया, 7 है यानी ये एक बार में जाएगा, तो रिमाइंडर जो बनेगा वो 3 बनेगा। यानी इनडायरेक्टली हम इसको लिख सकते हैं आयोटा के पावर में 4 टाइम्स 101 इंटू आयोटा का पावर 3, और ये तो पूरा 1 हो जाएगा ना, 4m, आयोटा की पावर 4m इज ऑलवेज 1 है ना। वेयर ऑब्वियस सी बात है m बिलोंग्स टू इंटीजर है, ध्यान रखेंगे आप, इंटीजर आप डिसिमल में नहीं जा सकते, इंटीग्रल वैल्यू लेना है सिर्फ, m बिलोंग्स टू इंटीजर। तो इस केस में i का क्यूब बचा सिर्फ, और i का क्यूब की जो वैल्यू है, i क्यूब की जो वैल्यू दैट इज माइनस आयोटा, तो इस सवाल का जो रिजल्ट हो जाएगा दैट विल बी माइनस आयोटा। यानी कल को कोई भी पावर दे रखा हो आपको, उसको ये पता करना हो कि वो क्या रिजल्ट देगा फाइनल, तो आपको करना क्या, 4 से डिवाइड कीजिए, देखिए रिमाइंडर क्या आ रहा है। रिमाइंडर अगर 1 आ रहा है तो आयोटा आंसर है, रिमाइंडर अगर 2 आ रहा है तो -1 है, रिमाइंडर अगर 3 आ रहा है तो माइनस आयोटा, रिमाइंडर अगर 1 भी नहीं आ रहा, 0 आ रहा है रिमाइंडर, तो वो 1 के बराबर ही रिजल्ट देगा। तो इस सारे वैल्यू को हम 4 के मल्टीपल में लिख पाएंगे, और सारे 4 के मल्टीपल हर 1 1 1 1 बनते जाएगा, तो फाइनल रिजल्ट हमारा 1 आ जाएगा। इससे एक और अच्छी बात, जैसे यहाँ पे कोई सा भी 4 नहीं, पहले 4 का अगर हम सम निकालें तो 0 आया, तो सर अगर हम कल को इन चारों का सम, कोई सा भी 4 पावर लगातार ले लें, उसका सम निकाले तो क्या आएगा, तो देखते हैं ना सर, यही तो ये सेम चारों लिखा हुआ जो पहले चारों लिखे हुए थे, ये अगर सेम ये 1 लिखा हुआ, ये आयोटा लिखा हुआ, ये -1 लिखा हुआ है, और ये माइनस आयोटा लिखा, तो ये भाई साहब गए, ये भाई साहब गए, तो ये रिजल्ट इनडायरेक्टली फिर से 0। यानी कोई सा भी 4 पावर कल को लगातार लिखा हुआ आयोटा का सम इज ऑलवेज 0। बहुत अच्छा है, तो इस रिजल्ट को हम लोग याद रखेंगे। फिलहाल ये आयोटा के कॉन्सेप्ट पे एक कॉम्प्लेक्स नंबर को जनरल फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, रियल पार्ट ऑफ आयोटा, रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, आयोटा का कॉन्सेप्ट क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट नोट को हम लोगों ने देखा है। तो वीडियो को पॉज कर लीजिए, इसमें से जो कुछ भी उतारना है उतारें, और 2-3 सवाल इससे रिलेटेड हम लोग करते हैं।